5 राज्यों के साथ 24 के चुनावी संग्राम में बीजेपी की नजर अब किसान और नौजवान पर है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आज मथुरा में किसानों के एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ युवाओं को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए। यूपी में सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं है, जिसका लाभ यहां के किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हमारी सरकार को किसानों की फिक्र है। वहीं युवाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नौजवानों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है, उन्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश विदेश से उत्तर प्रदेश में तेजी से निवेश हो रहा है। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वही लोग हैं जो 4 सालों तक सोए रहते हैं और चुनाव आते ही भगदड़ मचा देते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान और महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 के चुनाव से पहले सीएम योगी खुद अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं बदले भारत में नए उत्तर प्रदेश के योगदान की, और निशाना विपक्ष पर साध रहे हैं कि कैसे विपक्षी गठबंधन में 5 राज्यों के चुनाव से पहले उथल पुथल मची है। 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती हैं। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। योगी का संदेश उस लिहाज से भी खास है क्योंकि बीजेपी विकास के दम पर चुनावी राज्यों के साथ 24 के रण में दम दिखा रही है, तो दूसरी तरफ उन योजनाओं पर भी मैसेज दिया जा रहा है जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तस्वीर भी साफ की जा रही है कैसे उत्तर प्रदेश विकास के पटल पर अटल साबित हो रहा है। दरअसल मथुरा में किसान मेले का आगाज करते हुए सीएम योगी ने कहा 60,000 करोड़ किसानों के खाते में गए। किसानों को वक्त पर पानी मिल रहा है। हमारी सरकार को किसानों की फिक्र है। किसानों के साथ लगातार संवाद करते हैं। यानी कि सीएम योगी का फोकस किसानों पर था और संदेश पूरे देश को दिया कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है। और यही तो किया है। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी चुनावी अभियान को धार देने के लिए किसानों से संवाद कर रही है और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रोजगार और निवेश क्रांति का संदेश घर घर तक पहुंचा रही है, ताकि उस वोट बैंक को भी पाले में लाया जा सके जो हर पार्टी पर निर्णायक है। और सीएम योगी का मैसेज भी इस लिहाज से क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से। टीम इंडिया ने दूसरा मैच भी जीत लिया है। वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज के बाद अपनी जीत की इस यात्रा को बरकरार रखा है। दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान को 8 विकेट से टीम इंडिया ने मात दी है। रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया। 131 रनों की पारी के लिए रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने भी अर्धशतक बनाया है। ईशान किशन ने 47 रन बनाए और इस तरह से 8 विकेट से टीम इंडिया ने आज का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत लिया है।
टीम इंडिया को जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे 35 ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। बहुत ही आसानी से ये जीत टीम इंडिया की झोली में, और इसी के साथ कई रिकॉर्ड्स भी आज के मैदान में बने हैं। रोहित शर्मा ने 131 रनों की पारी खेली और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की ओर से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से शतक लगाने वाले, और ये सातवां शतक रोहित शर्मा का क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो इस बड़ी जीत पर अलग अलग शहरों में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो भी दिखाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गंजू, विश्व कप में लगातार भारत की दूसरी जीत, अफगानिस्तान को हराया है और बुरी तरीके से हराया है। 35 ओवर में भारत ने मुकाबला जीत लिया है। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं कानपुर के लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार जो परफॉर्मेंस है वो एक बाय स्टेप बढ़ती चली आ रही है और मल्टीपल हो रही है। इस वक्त आप हाथ में झंडे देख सकते हैं, लोग कुछ मोबाइल पे भी चेक कर रहे हैं कि कितने रन से क्या। सर, कैसा रहा परफॉर्मेंस पहले आज का? देखा जाए तो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रोहित शर्मा क्या शानदार पारी खेली गई है, 131 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद लग रहा था स्टार्टिंग से ही कि आज इंडिया जीतेगी, और आज बुधवार है तो जैसे मैंने कहा था इंडिया का अफगानिस्तान पे वार है, तो वही हुआ है यहाँ पे आज। इंडिया 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 इंडिया, भारत माता की वंदे वंदे। वाकई हर जीत के साथ यही नारा भी गूंज रहा है, विश्व कप हमारा है, ये भी सभी कह रहे हैं। अभी तो दूसरा मैच हमने जीता है, आगे इसी तरह से जीतेंगे। आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, वहां पर किस तरह से आज की जीत का जश्न मनाया जा रहा? जी बिल्कुल, आगरा में भी बड़ा ही जश्न मनाया जा रहा है इंडिया की जीतने का। आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडिया की जीत कर गए, किस तरीके जश्न मना रहे हैं आप बताइए, किस तरीके? बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया को देख करके। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, बहुत खुशी। आप बताइए कैसा मानते हैं? और आज रोहित शर्मा ने पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतने छक्के मारे हैं, पूरा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके मुकाबले कोई नहीं है। बुमराह ने जो आज बॉलिंग की है, आज 4 विकेट लिए हैं, इतिहास रच दिया। आप बताइए कैसे मानते हैं? बहुत बढ़िया, इंडिया नहीं भारत ने आज नाम रोशन कर दिया। आप किससे देखने आए थे? विराट कोहली। विराट कोहली ने क्या किया आज? मजा आया विराट कोहली की बैटिंग देखकर? यस। रोहित शर्मा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मजा आया रोहित शर्मा देखकर? हाँ जी। आज तो उन्होंने सेंचुरी कर दी, 131। मजा आ गया, आउट हो गए। जी बिल्कुल किशोर, बिल्कुल। तो अमृत आनंद जो कि दिल्ली में आप देख रहे हैं, और अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर दर्शकों की प्रतिक्रिया लेते हुए। एक बार लखनऊ से लेते हैं, वहां से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बड़ी जीत है, जिस तरीके से 8 विकेट से भारत ने अफगानिस्तान को हराया है, तो अंक तालिका में भी भारत ऊपर आ गया। न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। और देखिए, भारत के लिए एक ही चिंता की बात थी कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा का भी बल्ला चला और खूब चला। अब देखिए, यकीनन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें लगातार भारत ने दूसरी शानदार जीत दर्ज की है। इस दौरान जो आज का मैच रहा है वो रहा हिटमैन रोहित शर्मा के नाम। उन्होंने न सिर्फ 63 गेंदों पर शतक लगाकर 1983 में जो कपिल देव का रिकॉर्ड रहा है, जो 72 गेंदों में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ के बनाया था, उसको तोड़ा है। बल्कि अब तक सर्वाधिक वर्ल्ड कप में 7वां शतक लगाकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इसमें कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज के मैच को किस तरह देखते हैं और कितनी बड़ी खुशी है? बहुत शानदार जीत थी इंडिया को, और बहुत बहुत बधाई अपने देश को देना चाहते हैं। इस जीत से सारे देशवासी खुश हैं, हम सब क्रिकेट प्रेमी खुश हैं। और 2011 की तरह हमको लगता है कि इंडिया इस बार भी जीत का वो जो है अपना रिकॉर्ड दोहराएगी, घर में जीतेगी, और हम सभी करोड़ों देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात देगी। तो यही उम्मीद है कि तीसरी बार वर्ल्ड कप भारत उठाए, और जीत के बाद जीत, ये दूसरी जीत के बाद ये भरोसा, ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है कि वर्ल्ड कप इस बार भारत में ही रहेगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं कुछ और खबरों का। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में आज खूब बवाल देखने को मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच यहां पर संग्राम छिड़ गया। एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव के कार्यक्रम पर रोक लगाई। तो इस बीच अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और फिर करीब 8 फीट ऊंचे गेट को फांदकर अंदर दाखिल हुए, जिस पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है और अखिलेश की हरकत को कानून तोड़ने वाली हरकत बताया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इजाजत नहीं मिलने के बाद भी अखिलेश यादव दीवार लांघ गए। समाजवादी पार्टी
राजनीतिक दल नहीं है केवल। मौका जेपी की जयंती का था, लेकिन इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने जो हंगामा किया उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि अखिलेश का इशारा मिलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांगने लगे और फिर वहां भगदड़ मच गई। ये तस्वीर किसी को भी परेशान कर सकती है, क्योंकि नो एंट्री के बाद भी अखिलेश यादव जबरन जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इरादे में उन्हें कामयाबी भी मिल गई और फिर उन्होंने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, जेपी के वास्ते आखिर अखिलेश क्यों कूद फान के रास्ते? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फान करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। दरअसल इस कूद फान के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए एलडीए को पत्र लिखा गया। एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन मांगी थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। एलडीए ने सेंटर के गेट पर ताला लगवा दिया, जिसे एसपी कार्यकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया। यानी कानून तोड़कर अखिलेश के साथ तमाम कार्यकर्ता जेपी सेंटर में घुस गए और फिर हंगामा करने लगे। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ता वहीं धरने पर भी बैठ गए, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना मतलब एकदम बेचैन हैं और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो। गैर कानूनी काम किया होगा तो अपना प्रशासन जांचेगा, जांचने के बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे। अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। यानी जिस जेपी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अखिलेश ने जनता के बीच ऐसा संदेश दे दिया जिसकी अब किरकिरी हो रही है और बीजेपी इसे कानून का उल्लंघन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कानून तोड़ने वाली एक और तस्वीर समाजवादी पार्टी के विधायक की दिखाते हैं। दरअसल मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। ये वीडियो दिल्ली के प्रगति मैदान टनल का है, जहां पर विधायक जी खुद ही फिल्मी अंदाज में अपना वीडियो बनवाते हुए नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि टनल में लग्जरी गाड़ियों का काफिला है और कई लोग गाड़ियों से बाहर स्टंट कर रहे हैं। काफिले में मौजूद कई गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती भी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि विधायक अतुल प्रधान के समर्थकों ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वहीं से ये वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने विधायक को नोटिस जारी किया है। ये वीडियो 8 अक्टूबर का बताया जा रहा है। एक बार इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक कानून को ताक पर रखकर रील बना रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आतंकी संगठन हमास पर इजराइल के जवाबी एक्शन से अब हिंदुस्तान में कुछ बुद्धिजीवियों को टेंशन होने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। तो एएमयू में हमास के समर्थन पर हुई कार्रवाई को सपा सांसद नाइंसाफी बता रहे हैं। वहीं खास धर्म के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी का अब विरोध भी शुरू हो चुका है। लेकिन विरोध से पहले आपको ये दिखा देते हैं कि फिलिस्तीन के बहाने आतंकी संगठन हमास के समर्थन में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो आपको बता दें कि फिलिस्तीन के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने हमास का समर्थन किया। एएमयू में हमास के समर्थन को शफीकुर रहमान बर्क ने सही करार दिया। वहीं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र ही हमास के समर्थन में उतर आए
और CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर दिया। यानी एक तरफ जहां पूरा भारत इजराइल के साथ खड़ा है, सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, वहीं तथाकथित कुछ लोग हमास के साथ नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग नेताओं का बयान सामने आया है और उन्होंने हमास का समर्थन किया है। किन किन लोगों ने समर्थन किया है अलग अलग तरीके से। CWC फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करते दिख रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वहीं AIMPLB ने तो खुले तौर पर हमास का समर्थन किया है, यानी कि आतंकियों का समर्थन धर्म के नाम पर हो रहा है। AMU में तो बाकायदा पोस्टर के साथ रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया हमास के समर्थन में। और इस रेस में बर्क और ओवैसी भी पीछे नहीं है। जिस आतंकी संगठन ने इजराइल में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ जुल्म किया, त्योहार का जश्न मना रहे आम इंसान पर बम बरसाए, उस हमास के खिलाफ जैसे ही हिंदुस्तान ने इजराइल का समर्थन किया, देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। AMU में हमास के समर्थन में नारे लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के समर्थन के खिलाफ प्रेस नोट जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई में धर्म युद्ध वाला चैप्टर खोल दिया। यहाँ तक कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी हमास के साथ AMU के समर्थन में आ गए हैं। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया और लिखा, हमास का हमला इजराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। PM मोदी ने शोषितों के बजाय उत्पीड़ितों का समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। ये उस आतंकी संगठन के समर्थन में मुस्लिम लॉ बोर्ड का ज्ञान है जो हमास के आतंक से खुद को अनजान बता रहा है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति पर खास धर्म के खास संगठन का सवाल उठाना जायज है? क्या इनका समर्थन सिर्फ इसलिए है कि हमास आतंकी संगठन में सभी खास धर्म के हैं, या फिर ये हिंदुस्तान के अंदर नई साजिश है? 12 लाख की भी हो सकती है, वो मसीह के एटम बम भी मार सकते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह जो है हमेशा मजलूमों का साथ देता है, और वो मजलूम को हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन ईसाई वो नहीं देखता। जो मजलूम है उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। इजराइल जो इस जो जोन के अंदर है कि वो जो चाहे कर ले, बड़ी बड़ी रियासतें नहीं रहेंगी। हालांकि जैसे ही भारत में रहने वाले कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी ने हमास का समर्थन किया, वैसे ही ये लड़ाई फिर से धर्म पर आ गई और इनके विरोध में BHU में हमास आतंकी संगठन के खिलाफ मार्च निकाला गया और आतंकी संगठन के समर्थकों का पुतला फूंका गया। एक AMU के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस प्रकार से एक अनौपचारिक घटना को क्रम दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो भारत का बहुत बड़ा अलायंस है और बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों के बीच, और हम लोग इजराइल का ही समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से इजराइल का समर्थन करते हैं। यानी एक तरफ इजराइल हमास को खलास करने के लिए ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जुबानी हमले होने लगे हैं, वो भी उस विदेश नीति के खिलाफ जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन पीएफआई के स्लीपर सेल की एक्टिविटी के बाद अब एनआईए ने ऑपरेशन पीएफआई की शुरुआत कर दी है। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ और भदोही में करीब 7 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और पीएफआई के मददगारों पर शिकंजा कसा गया। एनआईए ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है और पीएफआई से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकी गतिविधियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि किस तरह से एक्शन एक के बाद अलग अलग स्टेट्स में पीएफआई के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनआईए ने ऑपरेशन पीएफआई की शुरुआत की है। लखनऊ, कानपुर, भदोही में करीब 7 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और पीएफआई के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है। एनआईए ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है और पीएफआई से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और लखनऊ के मदेगंज इलाके में इन 2 ठिकानों पर छापेमारी एनआईए ने की है और पीएफआई का कनेक्शन एनआईए तलाश रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ये 2 घर हैं, यहाँ पर छापेमारी हुई है और इसी गली में कुछ आगे चलकर एक मकान और है, वहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। यानी कि मदेगंज जो लखनऊ में मदेगंज थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर 3 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में हुई। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये रेड बिहार के फुलवारी शरीफ वाले केस से जुड़ी हुई है, जिसे पीएफआई के कैडर से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। इसके बाद एनआईए अब पीएफआई के आतंकी कनेक्शन की जांच में जुटा है। इसके लिए यूपी में लखनऊ, कानपुर, सीतापुर और भदोही में छापा मारा गया। लखनऊ में 3 घरों में छापेमारी हुई, सीतापुर के महमूदाबाद और लहरपुर में छापेमारी हुई। भदोही में एक ट्रैवल एजेंसी के संचालक के घर छापा पड़ा। इसके अलावा एनआईए की रेड दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी हुई। वहीं कानपुर में पीएफआई के खिलाफ भी एक्शन देखने को मिला। एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसी क्रम में कानपुर में भी आज एनआईए की टीम ने छापेमारी की और कानपुर के डॉक्टर अबरार को पुलिस उठाकर यहाँ मूलगंज थाने लाई है और इनसे पूछताछ चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो पूरे परिवार के सदस्यों को यहाँ लाया गया और पिछले कई घंटों से पूछताछ चल रही है। कानपुर में 2019 में हुए सीए में उपद्रव के मामले में पीएफआई का नाम सामने आया था। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।